everyone, this is Charchika Jha and today I'm going to teach you the topic chemical reaction and equations. तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस टॉपिक में हमने पहला वर्ड पढ़ा केमिकल एंड सेकंड वर्ड है इसमें रिएक्शन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब आपने अपने चारों तरफ काफ़ी सारे कंपाउंड्स को, काफ़ी सारी चीज़ों को देखा होगा, ठीक है। तो सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ केमिकल तो होता ही है। फॉर एग्जाम्पल, आप डेली वाटर ड्रिंक करते हैं और वाटर में भी एक केमिकल होता है एंड दैट केमिकल फॉर्मूला इज H2O, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए आप कुछ भी खाते हैं, थोड़ा सा हमें सॉल्टी टेस्ट लेना है उस चीज़ में, ठीक है, स्पाइसी बनाना है, तो हम उसमें कोई भी सॉल्ट डाल देते हैं। तो अगर हम उसमें सॉल्ट डाल रहे हैं तो सॉल्ट का भी एक केमिकल फॉर्मूला होता है विच इज NaCl, KCl एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। तो होता क्या है कि हम अगर इस तरीके से नोटिस करें तो हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक इफ वी आर यूजिंग आर फूड या फिर मेडिसिन, क्लोथिंग, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वॉट एवर फार्मास्यूटिकल्स एक्सेट्रा, जितनी भी चीज़ें हम हमारे चारों तरफ देख रहे हैं वो क्या है, अ फॉर्म ऑफ फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। यानी कि सारी की सारी चीज़ें क्या है, एक ना एक तरह की केमिकल। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल केमिकल का है हमारी ओन बॉडी। हमारी बॉडी में भी काफ़ी सारे केमिकल्स प्रेजेंट हैं, लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ये सब भी क्या है, अ टाइप ऑफ केमिकल, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि केमिकल्स आ तो जाते हैं, लेकिन अब इनकी रिएक्शन से क्या मतलब है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, हमको जब भी ना तबीयत हमारी ख़राब होती है, लाइक फॉर एग्जांपल वी फील कफ और कोल्ड, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर यूजुअली हमें कोई मेडिसिन रिकमेंड करते हैं और वो मेडिसिन यूजुअली होती है सिट्राजिन, ठीक है। लाइक कफ के लिए, कोल्ड के लिए मेडिसिन है हमारे पास सिट्राजिन, ठीक है, हमें मान लेते हैं। अब आप ये देखिए, घर में हमारी मम्मा क्या करती है, हमको तुलसी जो होती है वो वाटर में डाल के दे देती है। तो यानी कि तुलसी में कोई ऐसा केमिकल पाया जाता है जो हमारी कोल्ड को क्योर करता है। इसका मतलब वो सेम केमिकल्स को हम उठाते हैं और उठा के हमारी मेडिसिन में डाल देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, इससे हमें ये पता लगता है कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हमारे पास बन रही है केमिकल्स, वो डायरेक्टली नहीं मिलते, वो किसी ना किसी फॉर्म में हमें मिल रहे होते हैं और उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन करते हैं उनका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मुझे NaCl ही बनाना है, या फिर नॉर्मल हम बात करते हैं हमें H2O बनाना है, ठीक है। जैसे हम H2O ही देखें तो हमारे पास H2O है, ठीक है। तो ये क्या है, एक केमिकल है, राइट। अब हम क्या करते हैं, जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमारे पास ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज H2 एंड सेकेंड वन इज O2। अब भाई ये दो कंपोनेंट्स हमें मिल गए। द फैक्ट इज दैट, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें हाइड्रोजन रही होगी और कहीं ना कहीं इसमें क्या रही होगी, ऑक्सीजन रही होगी। यानी कि हमें ये पता लगा कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो भी दो अलग अलग चीजों से मिलके बना है। तो अब हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ये चीजें या तो बनती हैं या टूटती हैं। यानी कि या तो इनका क्या होता है, डिसोसिएशन होता है, या फिर इनका क्या होता है, रिएक्शन होके ये जुड़ते हैं। तो यानी कि मॉलिक्यूल का या तो कंपोजिशन हो रहा है या फिर डिसोसिएशन हो रहा है। तो यानी कि कुछ ना कुछ क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन का मतलब है कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तभी ये चीजें एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। अब लेट अस अज्यूम, सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इस चैप्टर के सिनॉप्सिस को हमें समझना होगा। सो हम बात करते हैं इस चैप्टर में हमारे पास क्या सिनॉप्सिस है। इट मीन्स हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। सो सबसे पहले हमें जो पहला टॉपिक इसमें कवर करना है, दिस इज चेंज। अब चेंज हमारे पास दो तरह के होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंज एंड द सेकेंड वन इज केमिकल चेंज, ठीक है। और साथ में हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। तो देखिए, इतना समझने के लिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। भाई हमने ये समझ लिया, अब हमें चैप्टर की हेडिंग पे भी फोकस करना पड़ेगा। यानी कि सेकेंड टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो क्या है हमारे पास, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। पहले हम सीखेंगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन होती क्या है, साथ में हमें इसमें सीखना है कि हमें इन्हें बैलेंस कैसे करना है, यानी कि बैलेंसिंग अ केमिकल
reaction. After that we have to study types of chemical reaction. मतलब कितने टाइप के हमारे पास chemical reaction है. जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, तो हमारे पास फर्स्ट टाइप की रिएक्शन आती है, दैट वुड बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या फिर इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं सिंथेसिस रिएक्शन. ओके, तो नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं. सेकेंड पॉइंट है इसमें हमारे पास, दिस वुड बी डीकंपोजिशन रिएक्शन. ओके, यानी कि डीकंपोजिशन एज इट वर्ड सजेस्ट कि कुछ ना कुछ टूट रहा होगा. ठीक है. थर्ड टाइप की बात करते हैं हम, दिस वुड बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स कुछ ना कुछ चीज हम डिस्प्लेस करवा रहे. ओके. फोर्थ टाइप की हम बात करें, दैट वुड बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, एंड द लास्ट वन वुड बी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. इसी में हमें एक और टॉपिक पढ़ना है. अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ हो रही है तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. नाउ द फैक्ट इज दैट कि मैम आपने तो इतनी भारी भारी टर्म्स बोल दी, अब इसमें है क्या, क्या होती है रिएक्शन, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं. पहले मैं आपको रिएक्शंस को नॉर्मली ऊपर ऊपर की तौर से बता देती हूँ. ठीक है. तो देखो, रिएक्शन क्या होती है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है कंबाइन होना. कॉम्बिनेशन में वर्ड ही हमारे पास क्या आ रहा है, कंबाइन, यानी कि दो चीजें क्या हो रही है, एक दूसरे के साथ जुड़ रही है. फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं ए लूं और बी ले लिया, इन दोनों को मैंने मिला के कंबाइन किया और कोई प्रोडक्ट बना दिया, ए बी. राइट. अच्छा, डीकम्पोजिशन वर्ड क्या कह रहा है कि भाई तोड़ दो, डीकम्पोज कर दो. इसका मतलब मैंने कोई चीज ली, लेट अस अज्यूम ए बी ली, और इसको मैंने तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया इनटू ए एंड बी. जैसे अभी H2O की रिएक्शन में करा था हमने. H2O में इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है कि हम किसी चीज को डिस्प्लेस कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो हमारे पास कोई है ए, ठीक है, और पहले से ही बी और सी बने हुए हैं, यहाँ पे रुके हुए हैं. लेट अस अज्यूम इस तरह से, लाइक मान लो दो फ्रेंड्स है बी और सी, उन दोनों की अच्छी वाली फ्रेंडशिप है. ठीक है. अब क्लास में कोई नया स्टूडेंट आता है ए ने बोला कि मेरे को तो क्या करना है, सी से फ्रेंडशिप करनी है, तो मुझे बी हमारे ग्रुप में नहीं चाहिए. तो इसने क्या किया, बी को डिस्प्लेस किया और सी को क्या किया, बहुत सारे मान लो चॉकलेट्स खिलाई या कुछ भी चीजें उसको दी, गिफ्ट्स दिए, और उससे क्या किया, ये बोला कि बी को तो हम अलग कर देते और हम दोनों नए फ्रेंड्स बन जाते. तो इसने क्या किया, बी को अलग कर दिया और ए और सी के बीच में क्या हो गई, नई फ्रेंडशिप हो गई. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं, मान लो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, देखिए, मान लो लेट अस अज्यूम ए और बी दोस्त हैं, सी और डी भी दोस्त हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, ए को सी से फ्रेंडशिप करनी थी, जैसे उसने ऊपर किया, तो उसने बोला यार मुझे तो बी से फ्रेंडशिप करनी नहीं है, बी के साथ मजा भी नहीं आ रहा, और मुझे क्या करना है, सी के साथ फ्रेंडशिप करनी है. तो मैं क्या करता हूँ, डी को डिस्प्लेस कर देता हूँ. ठीक है. डी को यहाँ से हटाता हूँ और मैं ए के साथ फ्रेंडशिप कर लेता हूँ. तो इसने अप्रोच किया सी को और सी के साथ ही जुड़ गया. ठीक है. अब बेचारा डी अकेला रह गया. तो डी ने सोचा अगर ये ए आया है तो कहीं ना कहीं इसका भी कोई ना कोई फ्रेंड रहा होगा. तो इसका फ्रेंड कौन था, हमारे पास बी. तो मैं क्या करता हूँ, मैं बी को अप्रोच कर लेता हूँ. तो यहाँ पे एक नई चीज बन जाती है बी डी, यानी कि दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ. ए ने डी को डिस्प्लेस किया और डी ने ए को डिस्प्लेस किया. तो हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई. ठीक है. ऊपर वाली रिएक्शन में एक चीज अकेली रह जाती है. नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. अब देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को वैसे तो हम डीपली बाद में स्टडी करेंगे, पर मोटे मोटे तौर पे अगर हम जानना चाहें, ऑक्सीडेशन का मतलब है कि किसी भी चीज में ऑक्सीजन का ऐड होना. ठीक है. और रिडक्शन का मतलब है किसी भी चीज से ऑक्सीजन का हट जाना. अब इसको हम एक और टर्म में पढ़ते हैं, इन द टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन. अगर किसी भी चीज में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब वो भी रिडक्शन है, और अगर हाइड्रोजन हट रहा है, इट मींस दैट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस. ठीक है. इसके अलावा इसको हम इलेक्ट्रॉन से भी सिंक्रोनाइज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल और इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन, उससे भी हम करते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट से भी हम इसे समझते हैं, वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे चैप्टर के एंड पे. पहले हम आ जाते हैं चैप्टर की इनिशिएशन पे. देखो, यहाँ पे दो चीजें लिखी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक है हमारा वो है चेंज. ठीक है.
तो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। एज यू नो एनसीईआरटी में फर्स्ट लाइन हमारे पास क्या है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, यानी कि जो भी हमारे पास नेचर है, इतनी बड़ी नेचर है, उसमें चेंजेस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इट्स अ लॉ। ठीक है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम जब बचपन में रहते थे, लाइक अभी देखिए क्या क्या हो रहा है, एआई टूल्स आ रहे हैं, इतनी सारी टेक्निक्स आ रही है, मशीनरी आ रही है, रोबोटिक्स हो रहा है। हमारी जो भी जनरेशन है, जैसे कि हम लोग जेनजी, आप लोग जेनजी जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं या जेन अल्फा के स्टूडेंट्स हैं, तो हो क्या रहा है, धीरे धीरे आप लोगों में भी चेंज आ रहे हैं। लाइक हम मिलेनियल्स को कंपेयर करते हैं और थोड़े से जेन अल्फा को कंपेयर करते हैं, तो उनमें भी बहुत सारे चेंजेस हैं। और फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, लाइक पहले आप क्या करते थे, आप लोग स्कूल, जैसे पहले के बच्चे क्या होते थे, स्कूल जाते थे, स्कूल में जाके पढ़ते थे। अब आजकल क्या आ रही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, आप यहाँ पे बैठ के हमारे साथ कोचिंग कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह का चेंज है। ठीक है, अगर हम बात करें कैजुअली, पहले हम क्या करते थे, घर का खाना खा लेते थे चुपचाप, अब हम क्या करते हैं, बाहर जाके खाना खा जाते हैं। तो ये भी एक तरह का चेंज है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट बहुत सारे चेंजेस हैं जो हर तरह के लेवल पे हो रहे हैं। हम बात कर लें एक पूरे इंडियन लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, या नेशनल लेवल पे, या हमारे स्टेट लेवल पे, या हमारी खुद की लाइफ में चेंजेस होते हैं, बिकॉज चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। इसी तरीके से अब सिर्फ सारी दुनिया में चेंजेस हो रहे हैं, तो यानी कि केमिस्ट्री भी तो कुछ ना कुछ चेंज करेगी या नहीं करेगी। तो यानी कि केमिस्ट्री में भी चेंज होते हैं। जो चेंज नॉर्मल होते हैं, फिजिकली होते हैं, उनको हम फिजिकल चेंज की कैटेगरी में रख देते हैं। जो केमिकल्स में चेंज होते हैं, केमिस्ट्री में चेंज होते हैं, उनको हम केमिकल चेंज में रख देते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको सिंपली बताती हूँ। लेट अस अज्यूम ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, मेरा मन किया मैंने इसको लिड को ओपन करना है। ठीक है, मैंने इसके लिड को ओपन कर लिया। नॉर्मली मैं वापस इसको क्या कर सकती हूँ, बंद कर सकती हूँ जब भी मैं चाहूँ। तो इट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज। ठीक है, अब मान लो मैंने क्या किया, इस मार्कर को लिया और इसको लेके बर्न कर दिया। ठीक है, बर्न कर दिया। बर्न करने के बाद ये जल जाएगा, प्लास्टिक या कुछ ना कुछ भी बन जाएगा। तो कुछ भी इसके पास साइड में बाई प्रोडक्ट बनेगा, ब्लैक ब्लैक सा कुछ प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम कार्बन बोलते हैं। ठीक है, लास्ट में हमारे पास कार्बन या ऐश बन जाएगी, आप ये समझ लीजिए। तो होगा क्या, जब हमारे पास वो लास्ट प्रोडक्ट बना, अब मैं उस ऐश को लेके मार्केट में गई कि मुझे तो है ना, इससे आप मार्कर दे दो, इससे मार्कर बना दो, बन सकती है? नो। जो भी हमारे पास, हम मार्केट में जाएंगे तो मार्केट वाले भैया बोलेंगे नहीं भाई कुछ नहीं बनने वाला, इससे कुछ नहीं मिलेगा इसका। क्यों? क्योंकि अब क्या हो गई है, इसमें केमिकल रिएक्शन हो गई है। जैसे यहाँ पे कौन सी केमिकल रिएक्शन हुई, कंबस्शन, यानी कि हमने इसको क्या कर दिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न आउट कर दिया। तो कोई रिएक्शन ऐसी हुई जिसमें इसकी पूरी की पूरी स्टेट ही चेंज हो गई। अब ये प्लास्टिक नहीं बचा, इनफैक्ट एक नए कंपोनेंट में कन्वर्ट हो गया विच इज ऐश। तो हमारे पास क्या होता है, इस तरह के चेंज को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। ऐसे चेंजेस जिनमें हम ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ सकते हैं। मार्कर का लिड ओपन किया, वापस बंद कर दिया, यानी कि हम हमारे ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ गए। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। लेकिन ऐसे चेंजेस जिसमें हम हमारी ओरिजिनल स्टेट पे रिवर्ट बैक नहीं हो सकते, दैट चेंजेस आर नोन टू बी केमिकल चेंज। ठीक है, तो इस तरह से हम काफी सारे एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे। ओके, सो आई मेक अ चार्ट फॉर डिस्कसिंग द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल चेंज की। तो क्या लिख रहे हैं, अ चेंज इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस, यानी कि केवल और केवल क्या चेंज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन केमिकल कंपोजिशन क्या रहता है, बिल्कुल एज इट इज, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है, सेम। वही हम बात करें केमिकल चेंज की, तो इसमें क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही क्या हो जाती है, हमारे पास चेंज हो जाती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें कि जो भी हमारा सब्सटेंस है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहता है, यानी कि मान लो ये मार्कर ही था, मैंने इसके लिड को ओपन किया तो ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहा, तो मार्कर ही ना, ऐसा थोड़ी कोई और चीज बन गई, नहीं, ओरिजिनल स्टेट में। और जैसे ही मैंने कॉज हटाया, चेंज हटाया, कि वापस मैंने क्या किया था, इस पर एक फोर्स लगाया, इसको ओपन किया, मैंने फोर्स हटा दिया, बंद कर दिया, तो ऑब्वियसली अपनी वापस ओरिजिनल स्टेट में आ गया। तो यानी कि इसकी ओरिजिनल स्टेट में क्या रहता है, ये रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ओरिजिनल स्टेट जो है वो उसकी बिल्कुल चेंज हो जाती है, कभी भी वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ सकता है, चाहे आप उसका चेंज हटा लो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने इस मार्कर को बर्न किया, प्लास्टिक की बर्निंग कर दी। ठीक है, अब मान लो कुछ टाइम के बाद मैंने बर्निंग बंद कर दी, खत्म कर दी, लेकिन क्या अब जो ऐश है मेरे पास, क्या उससे मैं वापस मार्कर बना सकती हूँ? नहीं बना सकती, ऑब्वियस सी बात है। मान लो एक पेपर है, पेपर को हमने बर्न करा, ठीक है, तो हम क्या उससे वापस से जो
पेपर की ही फॉर्म थी उसमें ला सकते हैं? नहीं ला सकते। अब वो ऐश में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो यानी कि इसमें अगर हम रीजन ऑफ चेंज, कॉज ऑफ चेंज को रिमूव भी कर दें तभी हम उसको उसके ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं ला सकते। नेक्स्ट में बात करते हैं, ये जो चेंज होता है फिजिकल चेंज, वो कैसा होता है? टेम्परेरी होता है। दूसरी बात, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, ये याद रखना। और जो उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो क्या रहती है? मेंटेन रहती है, ठीक है। वही हम बात करें केमिकल चेंज की, तो परमानेंट होता है, ठीक है। आपने एक बार कर दिया तो वापस आप उसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें हमेशा क्या होता है? एक नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, यानी कि हमारे पास फिजिकल चेंज जो होते हैं वो कैसे होते हैं? रिवर्सिबल, यानी कि जिस स्टेट में आप गए उस स्टेट पे आप वापस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि रिवर्सिबल होता है। आपने मार्कर ओपन किया, आप तुरंत इसको बंद कर सकते हैं, यानी कि सिंगल स्टेप की फॉर्म में होता है। लेकिन हम बात करें इस तरह से इरिवर्सिबल चेंज, जो हमारे पास केमिकल चेंज है वो सारे के सारे क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि उनको आप रिवर्स बैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखिए मोस्टली जो केमिकल चेंज होते हैं ना उनमें हीट का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। तो यानी कि इनमें क्या हो रहा है? हमारे पास हीट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। इसी से बहुत अच्छा पॉइंट याद आया कि हीट के इन्वॉल्वमेंट के केमिकल चेंज को हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी देते हैं, एंडोथर्मिक भी देते हैं। अब भाई ये क्या नई टर्म बोल दी? लेट्स डिस्कस दिस लेटर। ओके, अभी हम बात करते हैं फिजिकल चेंज की। फिजिकल चेंज में हमारे पास हीट चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इनके एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल है, मान लो आपने किसी फैन का स्विच ऑन किया, या आपने किसी बॉटल का लिड ओपन किया, मार्कर को इधर से उधर प्लेस किया, नॉर्मल आप वॉक कर रहे हो, आपने पेपर जो था उसको किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, कटिंग कर दी उसकी, तो क्या है हमारे पास? ये सारी की सारी क्या है? फिजिकल चेंज है। लेकिन हम बात करें किसी भी चीज की बर्निंग हो रही है, दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ केमिकल चेंज। फूड की कुकिंग हो रही है, मान लो आप गए सुबह सुबह, आप मान लीजिए पोटैटोज लेके आए, आपने उनकी सब्जी बना दी, ठीक है। अब अगर आपने या आपने कोई भी चीज में उसको यूज कर लिया, तो क्या आप वापस उससे जो उसका रॉ पोटैटो का फॉर्म था उसमें कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। आप नॉर्मली आप बॉईल भी कर लो पोटैटो को, आप एग को बॉईल कर लो, आप उसको उसकी ओरिजिनल स्टेट में वापस कभी नहीं ला सकते हो, ठीक है। सो दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है। लाइक बर्निंग ऑफ पेन, पेपर, एनीथिंग, पैनिंग ऑफ फूड, फ्रूट, कुकिंग ऑफ फूड, ये सारी की सारी एग्जांपल किसके हैं हमारे पास? केमिकल चेंज के, ठीक है। तो आप एक बार इसको देख लीजिए। एंड ओके, सो अभी हमने सीखा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जितने भी केमिकल चेंज होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि अगर कहीं पे भी हमें केमिकल चेंज देखने को मिल रहा है, यानी कि वहां पे कंफर्म क्या हो रही होगी? केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की एक डेफिनेशन लिखी है, ध्यान से समझना। एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस और सब्सटेंसेस अंडरगो अ chemical change to produce new substance or substances with entire new properties। मतलब ये क्या हुआ? मान लो कि कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है, वो दूसरे किसी सब्सटेंस के साथ जुड़ा, ठीक है, जुड़ के उसने एक नए सब्सटेंस को बनाया। हो सकता है एक बन जाए, हो सकता है दो बन जाए, या ज्यादा भी बन जाए, ठीक है। और लेकिन जो पुराना सब्सटेंस था और जो नया सब्सटेंस था उन दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो, तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसे चेंजेस को केमिकल चेंज कहते हैं। और ऐसी होने वाली रिएक्शंस, यानी कि जिनमें चीजें रिएक्ट करी हैं, मिली हैं और नई चीजें बनी हैं, उनको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की ना, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। अब भाई वो रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो देखो, सबसे पहली बात मैंने आपको केमिकल चेंज में भी लिखा था कि हीट चेंज होता ही होता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन जो है दे आर एसोसिएटेड विद चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि उसमें क्या होता है? हमारे पास टेम्परेचर में चेंज आता है। ओके, सो अगर हम बात करें जैसे क्या चेंज आता है टेम्परेचर में, तो ध्यान से सुनना। मान लो मैंने कोई बीकर लिया, बीकर में रिएक्शन करवाई, ठीक है। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रिएक्शन होने के बाद बीकर को जब हमने टच किया तो वो बहुत ज्यादा हॉट लगा हमें, हो सकता है ऐसा। लेकिन कुछ कुछ ऐसी भी रिएक्शन होती है जिसमें हमने बीकर को जब रिएक्शन करवाई, रिएक्शन करने के बाद टच किया तो वो हमें काफी ज्यादा कोल्ड लगा, ठीक है। तो यानी कि हर रिएक्शन सेम रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करती है। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनकी वजह से हीट क्या होती है? रिलीज होती है। और कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनकी वजह से हीट क्या होती है? एब्सॉर्ब हो रही होती है। हीट कहाँ से आ रही है? एनवायरमेंट में से, नेचर में से, एटमॉस्फेयर में से ये हीट आ रही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जैसे कि मैं बात करूं, कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें क्या होता है? हीट रिलीज होती है। और ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
ठीक है। एक्सो का मतलब है हमारे पास रिलीज होना, थर्मिक का मतलब है रिलेटेड विथ हीट, ठीक है। अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, मान लो कार्बन है, इसमें हमने जोड़ा ऑक्सीजन और दोनों को रिएक्ट करवाया और बना दी CO2, यानी कि मैंने कार्बन की रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ और एक नई गैस प्रोड्यूस कर दी जिसका नाम क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि बीकर जो था वो काफी ज्यादा गर्म हो गया, यानी कि इन रिएक्शन में हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, यानी ऐसी रिएक्शन क्या हो गई हमारे पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब अगर हम बात करें एक और रिएक्शन की, देखो कोई ऐसी भी रिएक्शन होगी जिसमें हीट क्या हो रही होगी, एब्सॉर्ब हो रही होगी, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मीन्स एब्सॉर्प्शन और थर्मिक मीन्स हीट, यानी कि जिसमें हीट का क्या हो रहा हो, एब्जॉर्बेंस हो रहा हो। देखो फॉर एग्जांपल मैंने कार्बन की रिएक्शन करवाई सल्फाइड के साथ, तो मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है CS2। अब अभी हम बात नहीं करेंगे, जैसे ये एक मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है, बट अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, तो या फिर अपन इसको नॉर्मल लिख देते हैं अभी कि मैंने रिएक्शन में लिया था कार्बन और सल्फर। इस रिएक्शन से मुझे क्या मिला, कार्बन सल्फाइड। लेकिन ये रिएक्शन करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, यानी कि हीट यहाँ ऐड होती है, तब जाके हमें क्या मिलता है, कार्बन सल्फाइड। या आप ये मान लीजिए जो भी हम टेस्ट ट्यूब या बीकर में रिएक्शन करवा रहे हैं उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, यानी हीट रिलीज नहीं हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि हमारी जो टेस्ट ट्यूब है वो कैसी हो रही है, ठंडी हो रही है। इसका मतलब ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, जो भी हमारे पास रिएक्शन हो रही है वो एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट मतलब जो दो स्पीशीज रिएक्ट कर रही हैं, यानी कि एक फिक्स क्वांटिटी में होनी चाहिए। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, फिक्स क्वांटिटी इसका मतलब क्या है, देखिए मान लो मैं दो रिएक्शन यहाँ पे लिख रही हूँ, कार्बन है और इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि इसी रिएक्शन में मुझे प्रोडक्ट मिल जाए कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक तरीका ये हो सकता है कि इसी रिएक्शन में मुझे प्रोडक्ट मिल जाए कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हुआ कि एक रिएक्शन से जब हमने रिएक्टेंट सेम लिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, ये कैसे हो सकता है, तो ये होता है, ये इसलिए होता है कि यहाँ पे हमें इनका रेशो चेक करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी चीज को लूं 2:1 में, तो मेरे पास दो मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के बन जाएंगे। अगर इसी चीज को मैंने 1:1 में लिया तो क्या बन जाएगा, एक ही मॉलिक्यूल किसका बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा। तो अभी हम ये रेशो, मैंने ये 2 यहाँ क्यों लगाया, क्या किया, वो हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। बस आप ये समझिए, इसके दो मॉलिक्यूल, दो एटम लिए, इसका एक मॉलिक्यूल लिया, तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल CO के बन गए। अगर एक एटम और एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल CO2 का बन गया, ठीक। यानी कि फिक्स क्वांटिटी लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिएक्शन में क्या हो सकता है, कलर चेंज भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिएक्शन लिख रही हूँ, ज्यादा हाइपर मत होना कि ये क्या लिख दिया, बस देखना। इसको हम बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड, और ये हमारे पास होता है कलरलेस, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। इसके हम रिएक्शन करवाते एक चीज है PbNO3 होल ट्वाइस लेट नाइट्रेट। ये भी क्या है हमारे पास, ये भी होती है कलरलेस। अब ऐसे मत सोचना ये रिएक्शन कैसे करवा पा रही है मैम, वो हम बाद में सीखेंगे, हमारे काम का नहीं है। पर देखो जैसे कि यहाँ पे पोटेशियम एक मेटल है, और मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना। आयोडीन नॉन मेटल है, नॉन मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना। जैसे कि इस पे चार्ज +1 होता है, इस पे -1 होता है, Pb है, इस पे चार्ज +2 होता है, इस पे -1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये मॉलिक्यूल बनाए हैं। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, जैसे ही ये रिएक्ट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, KNO3, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, PbI2। अब यहाँ पे जो ये PbI2 बना है, इसको ध्यान से सुनना, ये कलरलेस था, ये कलरलेस था, लेकिन ये जो यहाँ पे नई चीज बनी है
ये किस कलर की बन गई है, येलो कलर की। इसका मतलब रिएक्शन में कलर में चेंज भी आ सकता है। आई बात समझ में? तो यहां तक हमने 3 पॉइंट्स को समझ लिया है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, सो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग और भी तरह के चेंजेस हो सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल बहुत सारे तरह के चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि हम बात करें तो एक चेंज हो सकता है चेंज इन ऑडियोर या फिर स्मेल। देखो, जैसे कि मान लो कोई भी फूड है, उसकी कुकिंग हो रही है, तो जब कुकिंग हो रही होती है तो हमारे पास एक अच्छी अच्छी सी स्मेल आती है। स्मेल आती है तो हमें उसको खाने का मन कर रहा होता है। तो यानी कि स्मेल या ऑडियोर में भी क्या होता है, चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, कोई फ्रूट है, ठीक है, छोटा सा उसका अभी मान लो बर्ड बनाए नॉर्मली, धीरे 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 धीरे, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, छोटा सा है, ठीक है, तो इतना मन नहीं करेगा हमारा खाने का, बट जैसे ही एप्पल पूरा बड़ा बन जाएगा तो यानी कि उसको राइपन हो जाएगा, तो हमें क्या पता लग जाएगा कि अब ये फ्रूट हमारे लिए खाने के लिए रेडी है। तो यानी कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट भी क्या होता है, ऑडियोर में चेंज करता है, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि कोई भी चीज हम उसमें क्या हो गई है, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गई है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखो, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी ले सकते हैं या फिर इसको लिख लो आप चेंज इन स्टेट। अब इससे क्या मतलब है हमारा कि स्टेट में चेंज कैसे आ सकता है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनना। इसको यहां से ही हम करेंगे। देखो ध्यान से सुनो, पहले चेंज इन स्टेट को सीखते हैं। चेंज इन स्टेट का मतलब है किसी भी स्टेट में चेंज आना। फॉर एग्जाम्पल H2O है, आपको पता है वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है एंड इट विल फॉर्म H2 एंड O2 और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और दोनों की दोनों ही क्या है हमारे पास यहाँ पे, गैसेस है। तो यानी कि लिक्विड है, लिक्विड था और लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में, यानी स्टेट में क्या आ गया, चेंज आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब स्टेट में चेंज आ रहा होता है तो कभी कभी क्या हो रहा होता है, जैसे लिक्विड है वो सॉलिड में भी कन्वर्ट होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। कभी कभी क्या हो रहा होता है, गैस निकल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं जिंक, सॉलिड स्टेट में हम इसे ले रहे हैं, इसकी रिएक्शन करवाई मैंने, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये होता है हमारे पास लिक्विड स्टेट में। जैसे ही रिएक्शन करवाई मेरे पास बनेगा ZnCl2 प्लस H2। तो यहाँ पे जो H2 रिलीज होती है ये क्या है हमारे पास, गैस है। तो यानी कि ये क्या बताता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारे पास गैस का भी क्या हो सकता है, इवोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास, जिंक क्लोराइड, सॉल्ट है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। देखिए, साथ ही साथ इनमें रिएक्शन में क्या होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ, नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन है, इसमें हमें क्या मिल रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये मैंने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मैंने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, एंड NaCl सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट, एंड वाटर H2 इज अ लिक्विड। ठीक है, अब हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स को चेक करते हैं। देखो, हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 1 ग्राम, क्लोरीन का मास क्या होता है, 35.5 ग्राम। ओके, अगर हम बात करें सोडियम के मास की, दिस वुड बी 23 ग्राम, ऑक्सीजन का अगर हम मास लें दिस वुड बी 16 ग्राम, हाइड्रोजन का मास ले 1 ग्राम। ओके, तो अब हम इन मास को ऐड करते हैं तो यहां से क्या आया, 36.5 ग्राम, और यहां से हमारे पास क्या आया, 40 ग्राम। ओके, अब हम बात करें यहाँ पे, देखो NaCl की बात करें तो सोडियम का मास कितना होता है, 23, और क्लोरीन का मास क्या होता है, 35.5 ग्राम। H2 का मास कितना होगा, ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 18 ग्राम, और ये कितना हो गया हमारे पास, 58.5 ग्राम। अब इनको भी हम ऐड कर लेते हैं, तो जैसे ही हमने ऐड किया यहाँ पे से क्या आएगा हमारे पास, 76.5 ग्राम, और यहाँ पे जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये भी कितना आएगा हमारे पास, 76.5 ग्राम, यानी कि ये दोनों क्या है, बिल्कुल इक्वल। तो ये प्रूव करता है कि हमारे पास जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे वेट था या मास था वो किसके इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल राइट हैंड साइड के मास के। तो ये प्रूव करता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
mass. It should be followed in each and every chemical reaction. ओके सो स्टूडेंट्स, हमने जो भी केमिकल रिएक्शन थी उनमें किस तरह के चेंज होते हैं, क्या ऑब्जर्वेशंस होते हैं, कंक्लूजन होते हैं, इनको स्टडी किया। अब हम ये सीखेंगे जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है उनका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होते हैं। यानी कि जैसे मैं केमिकल रिएक्शन लिख पा रही थी तो आप लोगों को भी लिखनी आनी चाहिए। तो यानी कि हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे या उनका फॉर्मेट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको हम सीखेंगे। देखो, दो साइड होती है केमिकल रिएक्शन में। एक साइड होती है हमारे पास LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स को। एक साइड होती है हमारे पास RHS यानी कि राइट हैंड साइड, जिसमें हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स को। रिएक्टेंट्स वो स्पीशीज होती हैं जो रिएक्ट करती हैं या रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं नए सब्सटेंस को बनाने के लिए। प्रोडक्ट वो स्पीशीज होती हैं जो रिएक्शन होने के बाद नए सब्सटेंस बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, इन दोनों को, रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं और प्रोडक्ट को हम कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे। रिएक्टेंट्स को हम सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। दूसरी बात, अगर यहाँ पे रिएक्शन में कोई हीट की, टेम्परेचर की, किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट है तो उसको हम बोलते हैं रिएजेंट, जिसको हम इस एरो के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ये एरो हेड क्या रिप्रेजेंट करता है कि डायरेक्शन किस, जो हमारे पास रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, मींस द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फॉर्मेट होता है रिएक्शन को लिखने के लिए। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे कोई भी रिएक्शन है तो इनिशियली जब रिएक्शन लिखी होगी तो इस फॉर्मेट में नहीं लिखी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे चैप्टर का जो नेम है हमारा वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो यानी कि रिएक्शन और इक्वेशन दो अलग अलग चीजें होती है, इसलिए उसने कुछ बोला है इनको। तो सबसे पहले हम क्या होता था, पहले जब हम रिएक्शंस लिखते थे तो हम इस फॉर्म में नहीं लिखते थे, हम लिखते थे उनको वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में। जैसे कि मान लीजिए आप, मेरे को कोई रिएक्शन करवानी है, फॉर एग्जांपल मुझे सोडियम की रिएक्शन करवानी है वाटर के साथ। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होगी तो रिएक्शन होने के बाद हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। अब हुआ क्या, तो ये जो रिएक्शन थी इसको हमने एक फॉर्मेट चूज किया कि हम इसको वर्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं आ रही थी इसमें, हमने नॉर्मली वर्ड फॉर्मेट में लिख लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वर्ड फॉर्मेट में कुछ कमियां थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको देखिए हमें ये नहीं पता लग रहा था कि इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। दूसरी बात, हमें ये नहीं पता लग रहा था कि सोडियम के कितने पार्टिकल्स लेने, वाटर के कितने मॉलिक्यूल लेने, या सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने कंपाउंड बनेंगे, या हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, ये सब हमें नहीं पता लग पा रहा था। ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा था। ठीक है, हमें इससे इसकी स्टेट भी नहीं पता लग रही थी। तो वर्ड इक्वेशन में काफी सारे ड्रॉबैक्स थे, जिसकी वजह से हमने एक नए तरह का फॉर्मेट बनाया जिसको हमने बोला केमिकल रिएक्शन। इसको हमने कैसे लिखा, सोडियम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखिए, साथ में उसकी स्टेट लिखिए। वाटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखिए, साथ में उसकी स्टेट लिखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस बना, उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखिए और उसका भी स्टेट लिखेंगे। साथ में हाइड्रोजन भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और इसके साथ हम इसकी स्टेट। अब यहां से हमें कुछ पता लगने लगा कि भाई हमने सोडियम का तो एटम लिया है या एलिमेंट लिया है, हाइड्रोजन के भी एलिमेंट्स लिए हैं, इसके मॉलिक्यूल लिए हैं, किसका कंपाउंड लिया है, क्या हमने लिया है, वो सब हमें यहाँ से देख के पता लग गया। लेकिन अब मैं इसमें लगाती हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मुझे बताना हमें क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा। सोडियम यहाँ पे 23 ग्राम, वाटर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 18 ग्राम, दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आएगा ये 41 ग्राम। ठीक है, अब अगर हम वहां पे देखें, सोडियम हमारे पास है 23 ग्राम, ऑक्सीजन हमारे पास है 16 ग्राम और हाइड्रोजन है 1 ग्राम। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 40 ग्राम, और वहां पे हाइड्रोजन है हमारे पास 2 ग्राम। तो यानी कि इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, तो ये क्या हुआ, दे आर नॉट इक्वल, मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो इनवैलिड हो गया। तो ये यहाँ इनवैलिड नहीं हुआ है,
एक्चुअली इस तरह की इक्वेशन को जब हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे सोडियम के एटम्स बिल्कुल इक्वल है, हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम्स है, जबकि आरएचएस में हाइड्रोजन के 3 एटम्स है, ऑक्सीजन के यहाँ 1 एटम है, वहां पे भी 1 एटम है, यानी कि हाइड्रोजन अनबैलेंस है, जिसकी वजह से हमारे पास ये इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हुआ। तो इस तरह की इक्वेशन को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। यानी कि आपके पास स्केलेटन तो है बट एक्चुअली रिएक्शन मीनिंगफुल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मीनिंगफुल बनाएंगे। मीनिंगफुल कैसे बनाएंगे, विद द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अब हम इसको मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करते हैं बैलेंसिंग को सीख के। ओके, सो सबसे पहले कोई भी केमिकल रिएक्शन है, अभी हमने सीखा, उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। सो आई हैड रिटन 3 केमिकल रिएक्शन और इन्हें हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टेप हमें कहता है आपकी जो भी केमिकल रिएक्शन आपको गिवन है, आपको उन्हें बॉक्स में, उसमें जितने भी कंपाउंड्स है, एलिमेंट्स है, मॉलिक्यूल्स है, उन्हें बॉक्स में क्या कर लेना है, बंद कर देना है, ठीक है। इसके बाद बॉक्स के अंदर हमें कोई चेंज नहीं करना, जो भी चेंज करना है वो हमें बाहर करना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमें ये कहता है कि हमें इसकी टेबल बनानी है, लाइक वी हैव टू नोट डाउन जितने भी एटम्स हमारे पास है उन्हें हमें नोट करना है। लाइक यहाँ पे अगर हम देखें तो सोडियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सोडियम के एलएचएस में 1 एटम है, यहाँ भी 1 एटम है, मीन से बिल्कुल इक्वल है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 + 2 है, यानी कि 3 है। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ भी कितना है, 1 है। तो देखिए बैलेंस करते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप इसको समझिएगा कि अगर मैं यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, अगर मैं इसमें इस वाले हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे आरएचएस में। और अगर इस हाइड्रोजन को भी मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो आरएचएस एलएचएस में भी कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये ट्रायल करके देखना है, ठीक है। हमें नहीं पता कुछ होगा या नहीं, बट हमें ट्राई करना है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, NaOH में जो हाइड्रोजन है इसके आगे आप 2 लगाइए, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसके आगे भी आप 2 लगाइए। बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे आप, नॉर्मली, ठीक है। अब देखिए, अब ये चेंज होने के बाद हमें क्या रिजल्ट देखने को मिले वो हम लिखेंगे। देखिए सोडियम एज इट इज है, लेकिन यहाँ पे सोडियम हो गए ट्वाइस। नेक्स्ट हम बात करें हाइड्रोजन, यहाँ पे हो गए 4, आरएचएस में भी 2 + 2 यानी 4, ये तो परफेक्ट हो गया, ठीक है। बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन एलएचएस में कितने हैं, 2, एंड आरएचएस में भी कितने हैं, 2, ये भी परफेक्ट है। यानी कि प्रॉब्लम किस में आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोडियम में प्रॉब्लम है, मल्टीप्लाई बाई 2 करो, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया, 2, एंड अ रिएक्शन गॉट बैलेंस्ड। ओके, सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। पहला स्टेप, सबसे पहले क्या करेंगे, बॉक्सेस में बंद कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो देखिए फॉस्फोरस के एटम और ऑक्सीजन के एटम। तो सबसे पहले बात करें फॉस्फोरस के, यहाँ पे 4 एटम है। हाँ, आरएचएस में ऑक्सीजन के कितने एटम है हमारे पास, 5, और आरएचएस में फॉस्फोरस के कितने एटम्स है हमारे पास, 2। तो देखिए सबसे पहले हमें बैलेंसिंग करनी है, तो हमें पता है फॉस्फोरस तो नॉर्मली बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बैलेंस हो गया। बट दिक्कत है हमारे साथ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना ज्यादा टफ है। अब इन दोनों का हम एलसीएम देखते हैं। तो देखिए अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 30, और अगर मैं 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी मेरे पास क्या जाएगा, 30। तो हम सबसे पहले इसको चेक करके देखते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, इसके बाहर हमने 10 लिख दिया, और इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है तो इसके बाहर हमने 6 लिख दिया। तो हमारे पास नई इक्वेशन क्या बन के आई, ध्यान से देखना। फॉस्फोरस के हमारे पास 4 एटम्स, यहाँ पे 12 एटम्स, ओके। ऑक्सीजन के हमारे पास यहाँ पे 30 एटम्स, और राइट साइड में भी 30 एटम्स, यानी ये तो क्या हो गए, इक्वल। बट प्रॉब्लम ये, फॉस्फोरस इज नॉट गेटिंग बैलेंस्ड, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 3 द न्यू इक्वेशन विल बिकम 3p4 10O3 विल गिव 6p2O5, मतलब कि हमारे पास अब इक्वेशन
बैलेंस हो गई है, चेक करिए। इधर 12 फॉस्फोरस है, इधर भी 12 फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन 30, ऑक्सीजन आरएचएस में भी 30। ओके, सो अब हम नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं, लास्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन शायद आपने कहीं पे पढ़ी हो। कौन सी इक्वेशन है ये बताना मुझे। फोटोसिंथेसिस, एग्जैक्टली दिस इक्वेशन इज फोटोसिंथेसिस इक्वेशन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। अब ध्यान से चलिएगा, सुनिएगा। देखिए यहाँ पे कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। कार्बन के 6 एटम्स, इधर 1 एटम। हाइड्रोजन के 12 एटम्स, यहाँ पे 2 एटम्स। ऑक्सीजन के 6 + 2 एटम्स, और यहाँ पे 2 + 1 एटम। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इनको बॉक्स में बंद कर देना है, कि बॉक्स के अंदर हम कोई भी चेंज या वेरिएशन नहीं करेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं जरा इसको बैलेंस करने की। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कार्बन को सिंपली मल्टीप्लाई कर दूं आरएचएस में बाय 6, देखना इधर, तो क्या मेरे पास कार्बन बैलेंस हो जाएंगे? यस, ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पे इसको बैलेंस करती हूँ। तो मेरी पहली इक्वेशन क्या आई, C6H12O6 + O2 will give 6CO2 + H2O। अब हम चेक करते हैं, कार्बन यहाँ कितने हैं, 6, यहाँ भी 6, हाइड्रोजन कितने हैं, 12, यहाँ पे 2, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 6 + 2 यानी कि 8, और यहाँ कितने हैं, 12 + 1। ओके, तो अब थोड़ा सा और बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखो आप ध्यान से, अगर यहाँ पे मुझे बैलेंस करना है तो मैं सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेती हूँ। अगर हाइड्रोजन को भी यहाँ 6 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, हाँ या ना। अगर ऐसा होगा तो ये 12 हो जाएंगी और ये बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन अब ऑक्सीजन में नया चेंज आ गया, देखते हैं, ऑक्सीजन दोबारा से लिख लेते हैं हम यहीं पे। तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए, 6 + 2 यानी कि 8, और राइट साइड में कितने, 6 × 2 = 12 + 6 × 1 = 6, तो कितने हो गए, 18। नॉर्मली अगर मैं इनमें से किसी भी एक में ऑक्सीजन में वेरिएशन कर दूं तो मेरे पास क्या होगा, 18 ऑक्सीजन यहाँ भी हो जाएंगे। तो इसको भी हम क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे ये कितने आ गए, 12 हो गए। अब देखना ध्यान से, C6H12O6 + 6O2 will give 6CO2 + 6H2O. Carbon here are 6, they are also 6 carbon. Okay, LHS में there are 12 hydrogen and here we have 12 hydrogen elsewhere. Okay, अगर हम LHS में बात करें there are 6 + 12 ऑक्सीजन, और RHS में भी हमारे पास 6 × 2 = 12 and 6 ऑक्सीजन। इट मीन्स टोटली 18 ऑक्सीजन इन LHS as well as in RHS। तो यानी कि हमारे पास ये इक्वेशंस क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। बट अब हम बात करते हैं कि सिर्फ क्या एक ही मेथड से आप बैलेंस कर सकते हो मैम, तो नहीं, हम एक और मेथड भी यूज कर सकते हैं। हिट एंड डायल की जगह हम एल्जेब्रिक मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं एक और मेथड से आपको इन इक्वेशंस को बैलेंस करना सिखाऊंगी। ओके, सो आवर नेक्स्ट मेथड इज एल्जेब्रिक मेथड। इन दिस मेथड देखो व्हाट वी विल डू ना, हमें ABCD बहुत अच्छे से आती है और यहीं तक ही पढ़नी है अपन को, ABCD, ठीक है। इफ मोर देन 4 कंपाउंड्स are given then you have to use EF etc. ओके, तो मैं भी आपको 4 कंपाउंड्स में करवा रही हूँ। देखो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, बॉक्सेस में तो हमें एज इट इज डालना है, डालो नहीं डालो आपकी मर्जी है। सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, इनके आगे लिखना है ABCD, लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इक्वेशंस डिजाइन करनी है। लाइक देखो, जैसे सोडियम के लिए एक इक्वेशन डिजाइन करनी है। यहाँ पे सोडियम कितने हैं, A, और यहाँ पे कितने सोडियम है, C, दैट वुड बी इक्वल। नेक्स्ट इक्वेशन हमें डिजाइन करनी है हाइड्रोजन के लिए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 2B, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, C + 2D। ओके, नेक्स्ट हमें इक्वेशन डिजाइन करनी है ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, LHS में हमें कितने दिख रहे हैं, D, ओके, और RHS में कितने दिख रहे हैं हमें, C। तो ये इक्वेशन डिजाइन हो गई। अब आपको क्या करना है, किसी भी एक अल्फाबेट को 1 कंसिडर कर लेना है अपनी मर्जी से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल A को भी कर सकते हो, B को भी कर सकते हो, C को भी कर सकते हो, D को भी कर सकते हो, बट मैं प्रेफरेबली A को कंसिडर कर लेती हूँ। सो लेट A = 1। अगर A 1 है तो क्या C भी A के इक्वल नहीं है, इसका मतलब C भी कितना हो गया, 1।
और अगर C 1 है तो C इज ऑल्सो इक्वल टू B, यानी B भी कितना हो गया हमारे पास, इट विल ऑल्सो इक्वल टू 1। तो हमारे पास तीन चीजें डिराइव हो गई है। एक को हम इक्वेशन में अप्लाई कर लेते हैं, लाइक 2B इज इक्वल टू C प्लस 2D। मैथ्स में करते हैं, सेम इक्वेशन अप्लाई करनी है। B की वैल्यू पुट करेंगे, C की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। D की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, 1/2। अब इन सारी इक्वेशन को ABCD को यहाँ पे हमें पुट करना है। लाइक A की वैल्यू कितनी है, 1। B की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। C की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास, 1। एंड D की वैल्यू कितनी है, 1/2। इक्वेशन हम फ्रैक्शनल नहीं छोड़ेंगे, तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से। तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो हमारे पास यानी कि इक्वेशन क्या बन के आई, नई इक्वेशन क्या बन के आई हमारे पास, 2Na plus 2H2O will give 2NaOH plus H2, राइट। तो ये हमारे पास नई इक्वेशन आ गई जो कि क्या थी, बैलेंस्ड। ओके, सेम मेथड हम इसमें अप्लाई करते हैं। अगेन A लिखिए, B लिखिए, C लिखिए, इक्वेशन डिजाइन करनी है। फॉस्फोरस के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, 4A इज इक्वल टू 2C। सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, 3B इज इक्वल टू 5C। दो इक्वेशन है, दो मेथड है, अप्लाई करके देखते हैं किसी एक को। तो 1 ही लेट करना है हमें, तो लेट अस अज्यूम यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि चलो ठीक है, A को हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। A को 1 क्या कर लिया हमने, लेट कर लिया। जैसे ही किया तो हमारे पास 2 से कितना आ गया, 4 into 1, यानी C कितना आ गया, 2, राइट। B को भी फाइंड आउट करते हैं। 3B इज इक्वल टू 5 into 2, यानी कि B कितना आ गया हमारे पास, 10/3। तो अब इन सबको हमें यहाँ पुट करना है। देखो A की वैल्यू कितनी आई है, 1 लेट की हमने, P4 एज इट इज, प्लस B की वैल्यू हमारे पास सॉल्व करके कितनी आई है, 10/3 विल गिव। C की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है यहाँ पे, 2, P2O5। ओके, अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली फ्रैक्शन को हटाएंगे, तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3P4 प्लस 10O3 विल गिव 6P2O5। और आप एक बार वीडियो को रिवर्स बैक करिए, आपको ये देखने को मिलेगा कि सेम जो इक्वेशन हमने सॉल्व की थी वही इक्वेशन हमारे पास, जो हमारे पास रिटन ट्रायल मेथड से आई थी वही एल्जेब्रिक मेथड से हमारे पास आती है। ओके, नेक्स्ट को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले A, B, C, D। अब क्या करना है, कार्बन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो कार्बन के लिए इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, 6 से इक्वल टू C। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, 12A इक्वल टू, यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2D। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, 6A प्लस 2B इज इक्वल टू 2C प्लस D। बन गई इक्वेशन हमारे पास सारी। अब हमें क्या करना है, किसी भी एक को 1 लेट कर लेना है। तो लेट अस अज्यूम A इज इक्वल टू 1 लेट किया, तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट से C की वैल्यू कितनी आ गई, 6। A आ गया, C आ गया। अब हम क्या करते हैं, D को कंसिडर करते हैं। देखो 12A इज इक्वल टू 2D, यानी कि यहां से D की वैल्यू कितनी आई है, 6 से, तो D हमारे पास क्या आ गया, 6। ओके, अब हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, इसमें क्या रह गया हमारे पास, A, C, D, B रह गया है। तो देखो B को हम इस इक्वेशन से निकालेंगे, 6। A की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी है अपने पास, 1 प्लस 2B इक्वल टू 2। C की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 प्लस D की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 6। तो यानी कि 6 प्लस 2B इक्वल टू 12 प्लस 6, 2B इज इक्वल टू 18 माइनस 6, 2B इज इक्वल टू 12, यानी कि B की वैल्यू कितनी आ गई, 6। सारी वैल्यूज को पुट करेंगे इक्वेशन में। A हमारे पास कितना आया है, 1, कुछ मत लगाइए। B की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 6। सिमिलरली C की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 6। D की वैल्यू भी कितनी आई है, 6। तो इस तरह से यानी हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस। इन दिस वे हमने सारी इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है।
तो यहाँ तक आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, काफी सारी चीजें हमने पढ़ ली, लगभग आधा चैप्टर हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखना है, पढ़ाई करनी है, रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं और साथ ही साथ में अगली वीडियो का वेट करना है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस एंड continue watching my video. Thank you everyone. All the best.